हेलो फ्रेंड्स, ये हीट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो इसमें जो रिमेनिंग टॉपिक था उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा बॉडी है, लाइक ब्लैक बॉडी है, जो कि सारे इंसिडेंट जो इस पर लाइट आएंगे, इंसिडेंट लाइट, उसको एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है ना? तो ये ब्लैक बॉडी का फीचर है। क्या है ब्लैक बॉडी का फीचर? है कि जो ब्लैक बॉडी होता है वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, कोई भी लेंथ वेवलेंथ्स का हो या किसी भी डायरेक्शन से है, उसको ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है ना? एब्जॉर्व कर लेगा। क्लियर? तो एक बात याद रखें कि जो ये तो एब्जॉर्व तो कर ही लेता है, और साथ साथ जब एब्जॉर्व कर लिया है तो एमिट भी तो करेगा ना। जैसे कोई चीज़ है, जैसे मान लेते हैं कि एक आयरन का रॉड है, एक बॉल है, आयरन का बॉल है, तो इसमें हीट आ गया। ठीक है ना? बहुत गर्म हो गया। तो एक बार तो चलो गर्म हो गया, फिर इमिट भी तो करेगा ना हीट को। तो उसी तरह जो ब्लैक बॉडी होता है ना, वो ब्लैक बॉडी पहले तो जो लाइट आ रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहा है, उसको तो ऑब्जर्व किया, जैसे कुछ भी सनलाइट, हीट, कुछ भी अलग अलग वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है? फिर ऑब्जॉर्प्शन के बाद ये एमिशन करता है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या करता है? एमिशन करता है। तो यही है एब्जॉर्बिटिविटी बोलते हैं इसको। लोग एक बार सही में कर देता हूँ मैं, एब्जॉर्बिटिविटी। एब्जॉर्बिटिविटी जो है ये इज इक्वल टू 1 होता है। और एमिसिविटी यानी इमिशन करना, जैसे एक बार ले लिया हीट, तो अब उसको एमिट करेगा। तो याद रखें कि ब्लैक बॉडी केवल हीट को एब्जॉर्व नहीं करता है, उसको एमिट भी करता है। क्लियर? और इसी दोनों का जो वैल्यू होता है 1 होता है। और किरचॉफ्स लॉ एक है हीट के लिए, ऐसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी किरचॉफ्स लॉ है। तो उसमें होता है कि जो एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिशन हो जाता है। क्लियर? तो ये हो गया ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट। ब्लैक बॉडी क्या सीखे? एब्जॉर्व करता है, एमिट करता है, बस इतना याद रखना है। फिर है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। तो और ये जो ब्लैक बॉडी था, ये पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी था, इसको यहाँ ला देता हूँ मैं। ये जो पार्टिकुलर ब्लैक बॉडी था, ठीक है ना, ये जो पार्टिकुलर ब्लैक बॉडी था, तो हमने पढ़ा ना कि ये रेडिएट भी करता है, चीज़ों को रेडिएट करता है, जो भी चीज़ों क्या मतलब हीट को रेडिएट भी करता है। पहले तो ऑब्जर्व कर रहा था, फिर रेडिएट भी करता है। तो बताना है कि कितना पावर रेडिएट करता है ये ब्लैक बॉडी। तो टोटल पावर जो होता है ना, पावर वो जो रेडिएट करता है वो होता है बस याद रखेंगे कि टेम्परेचर का फोर्स पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना? टेम्परेचर का फोर्स पावर। और यही बीपीएससी 70th में पूछा था। ठीक है? 70th में यही पूछा था। तो फोर्स पावर के बराबर होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है, बराबर नहीं होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। और ये जो ये सिग्मा है, इसको बोलते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अब यूनिट निकाल लेंगे, तो पावर इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4, मतलब एरिया टेम्परेचर टू द पावर 4। ठीक है? और ये हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना आपको, बस कि टेम्परेचर का फोर्स पावर में रहता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया रहता है। क्लियर? तो हमने सीख गया ना, क्या क्या सीख लिया हमने अभी तक। हमने सीखा कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या होता है। ठीक है ना? ब्लैक बॉडी क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, फिर एमिट भी करता है। ठीक है? एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। तो जो पावर, कितना पावर जो रेडिएट कितना करता है, पावर जो रेडिएशन होता है वो कितना होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी होता है। मतलब ब्लैक बॉडी का अगर एरिया बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है? और टेम्परेचर का पावर 4 का प्रोपोर्शनल में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने यही सीखा। हाँ, और एक ये फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टू द पावर ए टू टी टू द पावर 4। क्लियर? और इसमें एक होता है एमिसिविटी कांस्टेंट होता है, जैसे पी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो ये तो याद रहेगा आपको कि टी टू द पावर 4 होता है एरिया। और ये भी याद है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और एक ये होता है एमिसिटिविटी। क्लियर? तो आप सिग्मा निकाल लेंगे यहाँ से। सिग्मा का वैल्यू ये होता है, तो वैल्यू हमको याद नहीं रखना, हमको याद रखना है क्या? ये वाला यूनिट। और ये तो निकल जाएगा ना आपको। पावर है सिग्मा ए टू द पावर टी टू द पावर 4 है, तो पावर बाई ए टू द पावर टी टू द पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा हो जाएगा। पावर जानते हैं वाट होता है, ये कितना होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो ऊपर -2 हो जाएगा। और ये कितना है केल्विन में टेम्परेचर, तो के टू द पावर 4 हो गया। सिग्मा की यूनिट डायमेंशन निकाल देंगे तो ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है? तो कहीं पूछ दिया कि बताइए स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कौन सा यूनिट है, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दिया ऐसे बना के, कि डब्ल्यू स्क्वायर दे दिया, m2 दे दिया, k-4, ऐसे ऐसे करके, तो क्या ऑप्शन सही होगा निकाल लेंगे। तो बस एक ही फार्मूला याद रखना है इसमें, क्या? यही। ये भी याद नहीं रखना, नीचे वाला भी नहीं याद रखना, ये वाला याद रखना।
ठीक है, पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4। क्लियर, ब्लैक बॉडी में सी का कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ ये तो बता दिया। फिर एक है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो सबसे पहले मतलब क्या होता है ना कि इसका पहले एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है कि यूज टू एस्टिमेट टेम्परेचर स्टार्स फ्रॉम द रेडिएशन स्पेक्ट्रम। जैसे मान लेते हैं कि बहुत दूर स्टार है, ठीक है ना, स्टार हमारे सेलेस्टियल जो मतलब सिस्टम है, यूनिवर्स है, तो बहुत दूर दूर स्टार हैं। तो पता चल गया इसका मुझे इसका वेवलेंथ पता चल गया, इस पार्टिकुलर जो भी स्टार है किस तरह से हीट चेंज हो रहा है उसका वेवलेंथ पता चल गया। तो उसी को पता करने में मदद करता है अपना क्या, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये क्या करता है ना कि जो वेवलेंथ होगा ना, वेवलेंथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो वेवलेंथ होगा ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। क्लियर, यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा, जैसे मान लेते हैं कि ये स्टार है, ये स्टार है, ठीक है ना, ये ब्लैक बॉडी स्टार है, ये ब्लैक बॉडी स्टार है, ठीक है ना, तो सपोज एक ब्लैक बॉडी है नॉर्मल इस तरह से, ठीक है। अब क्या है ना कि इसका मुझे टेम्परेचर पता करना है, तो इसका मुझे वेवलेंथ पता है, तो वेवलेंथ जो पता अगर चला गया है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्लियर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, फ्रीक्वेंसी के। यानी फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होता है तो वेवलेंथ उतना कम होता है, और वेवलेंथ का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, यानी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। क्लियर, तो वेवलेंथ पता चल जाएगा, उससे हम लोग पता चल जाएंगे कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा तो टेम्परेचर उसका कम, ठीक है, और जिसका वेवलेंथ कम तो टेम्परेचर उसका ज़्यादा। समझ गए, यही वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ करता है और कुछ नहीं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत ही एक स्टेटमेंट का ये है, ये रेट ऑफ कूलिंग जो होता है ना स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, रेट ऑफ कूलिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दिख रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ठीक है ना, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है बॉडी, जो भी पर्टिकुलर बॉडी है और उसका सराउंडिंग कितना, वही होता है रेट ऑफ कूलिंग। समझ गए ना, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा सोचते हैं एक चाय है, चाय ले लिया हम लोग, ठीक है, चाय को आप रूम में रखें, अपने पहले अपने रूम में रखें, नॉर्मल 25 डिग्री टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर रख दिया, बहुत गर्म चाय है, तो आप नोट कीजिए कितना जल्दी ये हीट मतलब क्या कूल हो गया। और यही चाय को एकदम उतना ही गर्म चाय को आप जाके फ्रिज में रख दिए, अपना फ्रिज में एकदम जहाँ डीप फ्रीजर रहता है ना उसमें रख दिए। क्लियर, और फिर उसको कुछ मिनट बाद निकालें, ठीक है, तो देखें 2 मिनट में इसका कितना टेम्परेचर है, इसका 2 मिनट बाद थर्मोमीटर लगा के जो भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर पता चल जाएगा कि 2 मिनट में कितना टेम्परेचर इसका हो चुका है, कम हो गया होगा। और इसका भी आप देखिए 2 मिनट में, तो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग चेंज होगा। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग यहाँ कम थोड़ा सा, ये 25 डिग्री है और सराउंडिंग तो पता चला कि -10 डिग्री में है। तो यही होता है, रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड होता है, बहुत नॉर्मल चीज़ भी है। हाँ, फिर थर्मस फ्लास्क कैसा होता है, तो थर्मस फ्लास्क इसका मेन पर्पस क्या होता है कि मिनिमाइज हीट ट्रांसफर एंड कीप कंटेंट और हॉट कोल्ड, जो भी इसमें लिक्विड है उसको कोल्ड रखना, हमको यही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें क्या होता है ना कि देखिए अभी इसका स्ट्रक्चर तो नहीं बताऊंगा, मतलब इनर ग्लास होता है, एक चीज़ बस इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो होता है ना ये रिफ्लेक्टर, ये वाला ये अंदर रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है ना, बिल्कुल शाइनी रहता है अंदर, आप चेक करेंगे जो थर्मस फ्लास्क जो अच्छा वाला मिल्टन वाला रहता है तो अंदर शाइनी रहता है। तो शाइनी सरफेस क्यों रहता है कि ये हीट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ गर्म चाय रखे हैं तो ये हीट करेगा तो यहाँ इस पर दीवार पर टकराएगा तो ये फिर इसमें हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो लूज़ नहीं होगा हीट। और यहाँ यहाँ देख रहे हैं गैप है, ये वाला गैप है ना, तो ये गैप में एयर ट्रैप्ड रहता है, तो ये बाहर हीट भी बाहर नहीं जा पाएगा। क्लियर, हीट बाहर नहीं जा पाएगा। और ऊपर स्टॉपर रहता है इस तरह से, तो यहाँ से हीट बाहर नहीं निकले, इसलिए गर्म रहता है बहुत देर तक, 6-7 घंटा भी गर्म रहता है। तो ये थर्मस फ्लास्क हो गया, ठीक है, यही सारा चीज़ है। वैक्यूम बिटवीन द वॉल्स, सिल्वर शाइनी इनर सरफेस बता दिया, ऊपर कॉर्क रहता है, नैरो नेक रहता है, पतला नेक रहता है, इसलिए भी ये नेक जो रहता है ना ऐसे ऐसे, ये पतला इसलिए होता है कि हीट कम स्केप अगर करे भी तो कम करे। क्लियर, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा ऐसा नहीं रहता, ऐसे थर्मस नहीं देखे होंगे आप। तो ये हो गया अपना। फिर हाँ, मतलब इसका कुछ एप्लीकेशन, जैसे एक एप्लीकेशन है हीट ट्रांसफर का रेफ्रिजरेटर। तो इसमें क्या होता है कि कूलिंग कब होगा कोई भी चीज़ का, याद है हमने पिछला बार पोर्ट वाला पढ़ा था ना, पोर्ट वाला, तो कूलिंग कब होगा, जब पर्टिकुलर एक मान लेते कंटेनर है, ठीक है, इसमें कुछ भी पानी है या चलो गर्म पानी है अभी, ठीक है, अब इसको कूल करना है, तो कूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका हीट को निकालना पड़ेगा, जो भी इसके अंदर हीट है उसको बाहर फेंकना पड़ेगा।
तो रेफ्रिजरेटर में भी वही हो रहा है कि रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द इनसाइड, अंदर जो हीट है उसको बाहर निकाला जाता है, और इंसुलेशन रिड्यूस है हीट एंटरिंग फ्रॉम द सराउंडिंग। और अब देखोगे रेफ्रिजरेटर आता है पूरा बंद रहता है, तो उससे क्या होता है कि गर्म जो बाहर का तापमान है वो अंदर ना घुसे। बट अंदर अगर मान लेते कोई चीज़ रखे हुए हैं हम लोग जिसको ठंडा करना है, या सपोज चाय है, चाय क्या बोलते हैं, मतलब एक नॉर्मल क्रीम है, ठीक है ना, आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम तो अभी मान लेते हैं ठंडा नहीं है, ऐसे बना के आप रख दिए इसमें, फिर वो ठंडा होगा, कैसे होगा कि इसका हीट जो है ना वो सब निकल जाएगा बाहर, लेकिन बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा। इतना ही है। फिर एक चीज़ है कि हम लोग वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं कि ये पूरा पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है, और इसका अंदर जो एयर ट्रैप होता है वो भी पुअर कंडक्टर होता है, तो क्या करेगा, हीट को लूज नहीं करने देगा। तो विंटर के टाइम हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो गर्म लगता है हम लोग को, ठीक ना। फिर टू थिन ब्लैंकेट, जैसे मान लेते हैं कि बहुत ठंडा लगता था, कभी कभी याद है 2 ब्लैंकेट को ऐसे जोड़ के हम लोग सो जाते हैं, मतलब तो इसमें कम ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाता है, एयर ट्रैप हो जाता है। और ये भी एक क्या किस तरह का पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, तो क्या करता है, हम लोग को ठंडा से बचाता है। क्लियर? फिर आ जाता है अर्दन पोर्ट वाला, बता दीजिए, डेजर्ट कूलर हो गया। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये सारा हमने बता दिया था, ये बस रिवीजन टाइप का है, ठीक है ना, कंपैरिजन है ये सब। फिर 2-3 इफेक्ट पढ़ना है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, कि जैसे टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा ना, इसका मेन थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्या नाम से भी पता चल रहा होगा, थर्मल मतलब हीट और इलेक्ट्रिक मतलब करंट, यानी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण मतलब कि जब टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी इंटरेक्ट करते हैं दोनों, तो उसको बोलेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक, इनका कुछ इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जब टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी है, इसे कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ठीक है ना, और इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करवा रहे हैं, तो इफेक्ट पड़ेगा। वही इफेक्ट को हम लोग देखेंगे, 2-3 लॉ है उसी में देखेंगे, मतलब अलग अलग लोग हैं जो निकाले थे ये इफेक्ट को, ऑब्जर्व किए थे, तो उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो एक है सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट में क्या है कि ये बोलता है, सीधा बोलता है कि जैसे 2 कंडक्टर है, कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है, क्लियर, कंडक्टर सेमी कंडक्टर भी हो सकता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो, मतलब ये जंक्शन, जब से ये अलग कंडक्टर है और ये अलग कंडक्टर है, समझ रहे हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि ये आयरन का बना हुआ है और ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो ये क्या बोल रहा है कि द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन जंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट कंडक्टर प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ करंट। समझ गए? मतलब कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस इसका मान लेते हैं कि 10 डिग्री पर है और ये 50 डिग्री पर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, तो ये ईएमएफ जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है या करंट जनरेट कर सकता है ये डिफरेंस पे। क्लियर? तो ये बोलता है सीबेक। तो सीबेक इतना ही याद रखेंगे हम लोग। कैसे याद रखेंगे इसको? तो याद रखेंगे कि 2 कंडक्टर अलग अलग मेटल्स का बना हुआ है, कंडक्टर है, और टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, जंक्शन पर ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। तो सीबेक में क्या करेंगे, डिफरेंस टेम्परेचर का है, 2 कंडक्टर है, तो क्या होगा, जंक्शन पर ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। तो सीबैक ईएमएफ, सीबैक ईएमएफ, ये याद रखेंगे बस, सीबैक ईएमएफ। फिर आ जाते हैं पेल्टियर। पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है? पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है कि एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ जंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट कंडक्टर, हीट इज ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड एट द जंक्शन। और जैसे मान लेते हैं कि ये डिफरेंट एक कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है, और ये जंक्शन है इसका, ये वाला जंक्शन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट जाएंगे ना इसमें, तो क्या होगा ना कि यहाँ या तो हीट जो जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ दिया, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यहाँ दे रहे हैं, ठीक है, तो या तो हीट ऑब्जर्व होगा, यहाँ एब्जॉर्ब होगा, और नहीं तो रिलीज होगा, यही है। तो पेल्टियर में क्या, हीट एब्जॉर्व और रिलीज, हीट एब्जॉर्व और रिलीज। सीबैक में क्या था, ईएमएफ जनरेट हो रहा था, ठीक है ना, जंक्शन पर 2 कंडक्टर पर। यहाँ भी 2 कंडक्टर है, यहाँ क्या हो रहा था कि ये जंक्शन पर सारा देख रहे हैं कि हीट एब्जॉर्व होगा और नहीं तो रिलीज होगा, हीट एब्जॉर्व होगा नहीं तो रिलीज होगा। याद हो गया? ये क्या था, ईएमएफ वाला ऊपर जो क्रिएट हो रहा था, सीबैक, सीबैक, और ये पेल्टियर, 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 ऑब्जर्व और रिलीज एट जंक्शन। क्लियर? हीट ऑब्जर्व और रिलीज एट जंक्शन। फिर एक है थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन इफेक्ट क्या है कि इसमें कंडक्टर सेम है, ये कंडक्टर जो है ना, ये कंडक्टर बिल्कुल सेम है, ये कंडक्टर अलग नहीं है, सेम कंडक्टर है। तो बट कंडक्टर में ये भी हो सकता है ना कि ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो सिरा है थोड़ा गर्म है, थोड़ा गर्म हो,
और ये वाला जो सिरा थोड़ा ठंडा हो। तो यही बोल रहा है कि हीट इज ऑब्जर्व्ड और इवॉल्व व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू होमोजेनियस कंडक्टर हैविंग अ टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब देख रहे ना टेम्परेचर यहाँ कितना है 50 डिग्री, और टेम्परेचर इधर घटते जा रहा है, ठीक ना। यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ और नीचे यहाँ 2 डिग्री हो गया है टेम्परेचर, इस तरह से, ठीक है। तो यही बोल रहा है ना कि जब करंट यहाँ से पास करेंगे ना एक ही कंडक्टर में जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस है, ये एंड थोड़ा ज़्यादा गर्म है, फिर ये थोड़ा और इधर ठंडा होते गया, तो टेम्परेचर सॉरी करंट फ्लो के कारण क्या होगा ना कि हीट या तो ऑब्जर्व होगा नहीं तो रिलीज होगा। तो हीट एब्जॉर्व होगा नहीं तो रिलीज होगा। क्यों? जब करंट पास होगा तो, करंट पास होगा तो इसको क्या बोलते हैं? थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। और कंडक्टर इसमें सेम है, सेम कंडक्टर है, सेम कंडक्टर सेम है। उधर क्या होता था? ऊपर दो अलग अलग होता था। तो सीख गए ना हम लोग, क्या 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 पढ़े? दो, वही याद कर लेते। एक सीबेक में ईएमएफ वाला, दो कंडक्टर में जंक्शन पर, ये जंक्शन पर ईएमएफ क्रिएट हो जाता है। सीबेक के बाद पेल्टियर क्या था? हीट एब्जॉर्ब होता है या ऑब्जर्व का उल्टा रिलीज होता है, क्या? जंक्शन पर। दो कंडक्टर वाला पेल्टियर, सीबेक पेल्टियर। और एक थॉमसन क्या करता है? एक कंडक्टर है, करंट पास कर रहे हैं और टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब ये ज़्यादा ठंडा है फिर इधर गर्म होने लगा, ये ज़्यादा गर्म है इधर ठंडा होने लगा। तो ये हीट या तो ऑब्जर्व होता है नहीं तो रिलीज होता है, ठीक है। याद रहेगा, सीबेक, पेल्टियर और थॉमसन। फिर हीट इंजन है, तो हीट इंजन क्या करता है कि कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वही गाड़ी में जो रहता है तो क्या होता है कि हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्लियर? इतना याद रखना है। और एक बात याद रखना, नो हीट इंजन कैन कन्वर्ट 100% ऑफ सप्लाइड हीट इनटू वर्क। मतलब मान लेते हैं कि आप हीट जनरेट किए कोई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, मशीन को स्टार्ट करने के लिए या कुछ भी, ठीक है। जैसे इंजन तो वही जनरेट करेगा ना, हीट जनरेट करेगा, हीट मैकेनिकल में कन्वर्ट होगा, तो रोटेटर रहता है वो घूमता है तो फिर गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ती है। बट जितना हम लोग हीट दे रहे हैं तो क्या सारा एकदम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? मूव करने में नहीं, कुछ लॉस भी तो होता है ना। तो वही बोल रहा है, नो हीट कैन कन्वर्ट 100% सप्लाइड हीट इनटू वर्क। क्लियर? 100% एफिशिएंसी नहीं होता है कोई भी इंजन का, यही है बात मोटा मोटी। फिर इसका देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इज रिलेटेड टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। अभी जो आइडियल गैस के लिए देख लेते हैं, तो आइडियल गैस के लिए जो जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर है क्लोज, इसमें गैस है अलग अलग, ठीक है। तो अब गैस है तो मूव करते रहता है ना, इसमें काइनेटिक एनर्जी रहता है ना, ये मूव करते रहता है, हीट करें तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा इसका। तो इसीलिए बोल रहा है कि आइडियल गैस के में सिचुएशन में जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो 3/2 kV टी होता है। केवी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जूल पर केल्विन इसका होता है। तो पहले तो याद रखें कि यूनिट क्या होता है इसका? जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन किसका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उधर क्या स्टीफन बोल्ट्जमैन पढ़े थे ना ऊपर, इसका क्या है? जूल पर केल्विन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि केल्विन में होता है। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 3/2 kBT। हाफ नहीं होता है, 3/2 होता है, याद रखेंगे 3/2 होता है kBT। अब इसके रीजन हम मत जाइए कि 3 डायमेंशन होता है, क्या होता है, बस इतना याद रखें 3/2 kBT होता है। क्लियर? फिर आते हैं एक गैस लॉ है। गैस लॉ तीन लॉ पढ़ना है इसमें। एक तो बॉयल्स लॉ है, एक चार्ल्स लॉ है, और एक गाई लुजैक लॉ है। लुजैक लॉ, ठीक है। अब देख लेते हैं, गाई लुजैक्स लॉ है। तब एक याद है ना, PV इज इक्वल टू NRT होता है, PV इज इक्वल टू NRT, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा सोचते हैं कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है ना, बॉयल क्या होता है? टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर से पता ना, तो टी को कांस्टेंट रख देते हैं। तो क्या हो जाता है? PV और R तो कांस्टेंट है, जिसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। तो टी को N भूल जाइए आप, नंबर ऑफ मोल्स से हो। तो जैसे PV इज इक्वल टू RT है, टी कांस्टेंट हो गया, R तो पता है गैस कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? PV जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं हम लोग। PV कांस्टेंट हो गया ना, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ये याद रखना है बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ किस पर? टेम्परेचर कैसा रहता है बॉयल्स लॉ में? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कैसा रहता है? तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कैसा रहता है? तो कांस्टेंट रहता है, इसलिए PV कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है। क्लियर? चार्ल्स लॉ में प्रेशर मतलब जो है ना कांस्टेंट होता है। तो फिर से देखते हैं, PV इज इक्वल टू RT, प्रेशर को आप कांस्टेंट कर दिए, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, यानी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्लियर? यानी ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, V/T कांस्टेंट हो जाएगा एक, तो इसीलिए ये लिख सकते हैं हम लोग। तो चार्ल्स में क्या हो जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा।
चलिए बॉयल्स भूल गए, इसमें क्या कांस्टेंट होता था? टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट। और चार्ल्स में क्या कांस्टेंट होता था बताइए? प्रेशर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके। और एक है गाई-लुज़ैक लॉ है। गाई-लुज़ैक लॉ में कौन सा बच गया? वॉल्यूम बच गया। तो गाई-लुज़ैक में क्या होता है? गाई-लुज़ैक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो बस आप देख लीजिए पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी आर भी कांस्टेंट है, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो यानी पी वन टी वन इज इक्वल टू पी टू टी टू, क्योंकि पी वन बाई टी वन पी बाई टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं ना, पी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई टी टू। क्लियर? तो चलिए याद हो गया होगा आई होप। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार क्या आपको याद है कि नहीं। चलिए बताइए, बॉयल्स लॉ क्या कांस्टेंट रहता है? गुड, टेम्परेचर। चार्ल्स चार्ल्स क्या प्रेशर इसके लिए कांस्टेंट है चार्ल्स के लिए। और गाई-लुज़ैक में क्या बच गया? गाई-लुज़ैक, लुज़ैक में वॉल्यूम बच गया, लुज़ैक लूज 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 वॉल्यूम, लूज वॉल्यूम। चार्ल्स चार्ल्स प्रेशर 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 कांस्टेंट है चार्ल्स पर। और बॉयल्स बॉयल टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, याद रहेगा। ऊपर वाला क्या पढ़े थे हम लोग? सीबेक में याद था ना, दो कंडक्टर आता था, जंक्शन है यहाँ, तो यहाँ ईएमएफ जनरेट हो जाता था, ईएमएफ वाला है। सीबेक के बाद पेल्टियर क्या था? पेल्टियर में क्या होता था? दो था कंडक्टर अलग अलग था, और जंक्शन पर क्या हीट या तो एब्जॉर्ब होता था नहीं तो रिलीज हो जाता था, याद आ गया। और पेल्टियर के बाद सीबेक, पेल्टियर और थॉमसन में तो याद है, थॉमसन में क्या था? एक कंडक्टर था नॉर्मल, और टेम्परेचर ग्रेडियंट था इसमें कि यह टेम्परेचर कम ज़्यादा, फिर यहाँ कम कम, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगा नहीं तो रिलीज होगा, यही है। क्लियर? और ऊपर हमने क्या पढ़ लिया? ये सब पढ़ लिया। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ लिया। चाय वाला एग्जांपल याद होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है और इसका जो टेम्परेचर है वो दोनों का डिफरेंस पर रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करता है। ठीक है, चाय वाला एग्जांपल बताया था जो मैंने। और क्या हमने पढ़ा? न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया। ब्लैक बॉडी हमने पढ़ लिया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या करता है? हीट को ऑब्जर्व करता है और रिलीज़ करता है। और ये सिग्मा क्या था? 8 × 10⁴ था, पावर कितना रेडिएट करेगा ये। क्लियर? और क्या पढ़े थे हमने? और कुछ बच गया क्या? हाँ, हीट इंजन कभी 100% नहीं है, देख लिया हम लोग। ये तो ठीक है, ये तो पहले भी था। हाँ, ये थर्मस फ्लास्क का देख लिया कैसे काम करता है। थर्मस फ्लास्क हो गया, न्यूटन्स लॉ कूलिंग हो गया। हाँ, एक ये है वेंस वाला, क्या नाम है इसका? वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, यानी जो पीक वेवलेंथ होता है कोई ब्लैक बॉडी का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। बस ये पीक वेवलेंथ जो होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पीक वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना हीट। थैंक यू। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं।